हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुर शर्मा। आज आपके लिए बैंकिंग सिस्टम की क्लास डिस्कस करने के लिए आया हूँ। और उम्मीद करते हैं कि आज हमारी ये बैंकिंग सिस्टम की क्लास का पार्ट थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारी देखिए बैंकिंग सिस्टम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बैंकिंग सिस्टम में हम 3 क्लासों में इसको कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। तो चलो बिना टाइम गवाए एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि अभी तक मैंने कई बार नाम लिया था इसका। आपने कई बार जब एनबीएफसी की बात की थी, मैंने जब भी बोला था, जो रेपो रेट या उसकी रिवर्स रेपो रेट की बात चल रही थी, तब भी मैंने इसका नाम लिया था सीबीएस, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस होता क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता क्या है? सीबीएस क्या है कि ये मानो एक बैंक है एसबीआई, इसकी एक शाखा यहाँ है, ब्रांच 1 यहाँ है, ब्रांच 2 यहाँ है, ब्रांच 3 यहाँ है और ब्रांच 4 यहाँ है। कोर बैंकिंग शाखा की बात अगर वो सॉरी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो इसमें B4 को, B3 को, B2 को, B1 को, सारी ब्रांचों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ग्राहक होता है उसको अपने पैसे निकालने में, अपनी बैंकिंग फैसिलिटीज लेने में आसानी होती है। यह व्यवस्था किसके अधीन कार्य करती है? यह व्यवस्था आरबीआई प्रदान करती है, जिससे जिसके माध्यम से एक बैंक की सभी शाखाओं को एक केंद्रीकृत सर्वर से जोड़ दिया जाता है। सीबीएस के माध्यम से एक बैंक का ग्राहक उस बैंक की किसी भी शाखा से बैंकिंग फैसिलिटी प्राप्त कर सकता है, और इस सुविधा का प्रयोग उस बैंक के एक खाते से उसी बैंक के किसी अन्य खाते में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। तो आज के समय में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को फॉलो करना हर बैंक के लिए एक तरह से मैंडेटरी है, क्योंकि अगर कोर बैंकिंग सिस्टम का पालन नहीं करेगा तो सपोज करो कि आपका कोई अकाउंट यूपी में है और एसबीआई में, और अभी आप दिल्ली या पंजाब रहते हैं, तो आप एसबीआई में वहां जो निकाल लेंगे अपने अकाउंट में से पैसा, वो कोर बैंकिंग सिस्टम के द्वारा ही निकाल लिए जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो एक नेक्स्ट टॉपिक और है हमारा, जो है आरटीजीएस। और हमारे नेक्स्ट टॉपिक होंगे एक तो आरटीजीएस, नेफ्ट और आईएमपीएस। ये होते क्या हैं? इनके पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। इन सुविधाओं को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के उद्देश्य से किया जाता है। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह सुविधा कौन प्रदान करती है? यह सुविधा आरबीआई प्रदान करती है। आरटीजीएस के माध्यम से जो फंड है उसका ट्रांसफर तत्काल हो जाता है। यहाँ जो ग्रॉस सेटलमेंट लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कम कितने 2 लाख रुपए तक का मिनिमम, कितना 2 लाख रुपए तक का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है, और मैक्सिमम की कोई सीमा इसमें नहीं है। यह सीमा के मतलब यह सर्विस क्या होता है कि यह सर्विस 24/7 अवेलेबल रहती है। इतना आगे समझ में। अब बात करते हैं नेफ्ट की। नेफ्ट क्या होता है? नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह सुविधा कौन करती है? यह सुविधा भी आरबीआई ही प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये सुविधा कौन प्रोवाइड कराती है? ये सुविधा आरबीआई प्रोवाइड कराती है। एनईएफ्टी के माध्यम से जो फंड ट्रांसफर है वह तत्काल नहीं होता है, और इसमें 24 घंटे तक का समय लग सकता है। कितना? 24 आवर्स तक का समय लग सकता है, और ये
सप्ताह के 7 दिन 24/7 ये अवेलेबल रहती है। अभी क्या हुआ था कि पहले इस पे आरटीजीएस पे और नेफ्ट पे बैंक क्या करते थे, शुल्क मतलब फीस लेते थे, लेकिन 1 जुलाई 2020 को आरबीआई ने सभी बैंकों को बोल दिया है कि भाई अपने आरटीजीएस करने पे और नेफ्ट करने पे जो आप फीस लेते हो, जो शुल्क लेते हो, उसको समाप्त कर दीजिए। ठीक है। और आईएमपीएस की बात करते हैं। आईएमपीएस क्या है? इंटरमीडिएट, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसको कौन प्रोवाइड कराता है? इसको प्रोवाइड करता है एनपीसीआई। ये एक संस्था है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरटीएस प्रोवाइड किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही है? या नेफ्ट प्रोवाइड किया जाता है आरबीआई के द्वारा या एनपीआईसी के द्वारा, कौन सा ऑप्शन सही है? या आईएमपीएस जो दिया जाता है वो आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, ऐसे कथन दे दिया जाएगा कि ये कथन सही है या गलत है। तो आपको ध्यान रखना कि जो आरटीजीएस है और जो नेफ्ट है, मतलब कि जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है और जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, वो दोनों प्रोवाइड किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, और आईएमपीएस जो है वो एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अभी यूपीआई जो होता है, यूपीआई भी एनपीसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है सर्विस। और जो भीम है, मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये भी एनपीसीआई के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। आईएमपीएस में क्या है कि ये एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है, और ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है, और ये छुट्टी के दिन में भी उपलब्ध रहती है, मतलब 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आईएमपीएस के माध्यम से जो फंड ट्रांसफर है वह तत्काल हो जाता है, परंतु सेवा के प्रयोग के लिए शुल्क मतलब कि फीस देनी होती है। हालांकि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को इस फीस से मुक्त कर रखा है, एसबीआई बैंक ने बंद कर रखा है। पहले इसके माध्यम से कितने होता था 2 लाख से ज्यादा का ट्रांसफर नहीं हो सकता था, लेकिन अक्टूबर 21 में 2021 में आरबीआई ने क्या काम किया, इस 2 लाख की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। तो मैक्सिमम कितना? 5 लाख तक का। यहाँ मिनिमम कितना? 2 लाख से कोई लिमिट नहीं, और यहाँ कितना? मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली 24/7। और एसबीआई में आपको फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक की, यूपीआई के बारे में। यूपीआई और जैसे कि हम फोन पे चलाते हैं तो उसमें एक यूपीआई मिलता है हमको, भीम, पेटीएम वगैरह बहुत है। तो इसकी क्या करते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका पूरा नाम है। और भीम का पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका पूरा नाम है। इस सुविधा को कौन प्रोवाइड कराती है? इन दोनों सुविधाओं को प्रोवाइड कराती है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों को प्रोवाइड कराती है। यह एक वैलेट नहीं है, अतः भीम में क्या कि पैसे नहीं रखे जा सकते हैं। भीम का प्रयोग कर किसी एक खाते से किसी अन्य खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि को ट्रांसफर किया जा सकता है। जब यूपीआई की स्थापना हुई थी तो इससे मात्र कितने बैंक जुड़े थे? 19 बैंक जुड़े थे, लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे लगभग सभी बैंक इससे जुड़ चुके हैं। यूपीआई के माध्यम से किसी खाते में फंड ट्रांसफर के लिए लाभार्थी का खाता नंबर की जानकारी हो ये आवश्यक नहीं है। यूपीआई के अंतर्गत क्या होता है कि एक ग्राहक को एक निश्चित कोड दे दिया जाता है, क्यूआर कोड भी दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर @UPI लिख सकते हैं, YBL, मतलब आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं। इसमें आपके अकाउंट नंबर की जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है।
यह एक जो कोड होंगे, ये एक एक लाभार्थी के लिए ही होंगे। ये ईमेल आईडी के रूप में भी हो सकते हैं, पैन आधार के रूप में भी हो सकते हैं, और इस यूपीआई के जरिए क्या है कि 2 लाख रुपए की धनराशि की ट्रांसफर की जा सकती है। कितने रुपए? 2 लाख रुपए की जान सॉरी 2 लाख रुपए का फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि एनपीसीआई है क्या। एनपीसीआई, एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आरबीआई ने की थी। आरबीआई और किसने की थी? इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन और आरबीआई के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? जो रिटेल पेमेंट होगा उनके निपटान के लिए किया जाएगा। जो खुदरा पेमेंट होंगे, खुदरा भुगतान के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यह एक क्या कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करती है, और कंपनी एक्ट 1956 के तहत प्रावधानों के अंतर्गत, जिसका संशोधन 2013 में हुआ था, एनपीसीआई की स्थापना एक नॉट फॉर प्रॉफिट के उद्देश्य से की गई थी। और एनपीसीआई जो काम करती है उसकी बात कर लेते हैं। रुपए, आईएमपीएस, भीम, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म तैयार किए। इसकी स्थापना इसकी स्थापना पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत की गई थी। एनपीसीआई के माध्यम से मात्र खुदरा भुगतान पर ही एवं निपटान ही किया जाता है। इससे ज्यादा की धनराशि का निपटान नहीं किया जाता। प्रारंभ में कौन कौन से 10 बैंक थे? 10 बड़े बैंक थे जो कि भारत में कार्यरत है, जिन्होंने एनपीसीआई में निवेश किया। वो 10 बैंक कौन से हैं? उन 10 बैंकों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है। 10 बैंक, 10 बैंक कौन से हैं? अगर पहले की बात करते हैं तो एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, सिटी। सिटी कौन सा बैंक है? सिटी एक विदेशी बैंक है। और एचएसबीसी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 बैंक थे जिन्होंने एनपीसीआई में स्टार्टिंग में क्या किया? इन्वेस्ट किया था। ठीक है, एनपीसीआई में इन्वेस्ट इन्होंने किया था। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं एटीएम की। एटीएम की फुल फॉर्म क्या? एटीएम होते क्या है और एटीएम कितने तरह के होते हैं, इनको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि एटीएम 6 तरह के होते हैं, जो उनके 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, कुछ बच्चे इसको ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन ऑप्शन में आता है, उसको सही कर आता है, और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है? वो क्वेश्चन आपको हो जाता है गलत। तो एटीएम को हम 6 प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। कौन से 6 प्रकारों में? सबसे पहले क्या है कि ब्राउन ब्राउन एटीएम, ब्राउन लेवल एटीएम। ये वैसे एटीएम होते हैं जो किसी एक बैंक के नाम से कार्यरत करते हैं। किसी एक बैंक के नाम से कार्यरत, कैसे कि जैसे कि कोई कैनरा बैंक है और उसका एटीएम है, तो कैनरा बैंक के नाम से ही होता है। अब ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो ऑन साइट होंगे,
दूसरे कौन से होंगे, वो ऑफ साइट होंगे। ऑन साइट कौन से होंगे कि सपोज करो यहाँ तो बैंक है, यहाँ बैंक है इतने में, और यहाँ क्या, एटीएम है उसी के पास में होगा। लेकिन ऑफ साइड एटीएम कैसे होते हैं कि सपोज करो यहाँ बैंक, और उससे दूर जाके कहीं, यहाँ सपोज करो यहाँ कौन सी क्या है उसका, एटीएम है। जैसे कि बैंक तो यहाँ स्थापित हो जाए, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जाके कौन सा हो जाए, एटीएम स्थापित हो जाए। जैसे कि कहीं कहीं एटीएम लगे होते हैं, जैसे कि किसी मेट्रो स्टेशन पे हो जाएगा, रेलवे स्टेशन पे हो जाएगा, वहाँ बैंक्स नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ एटीएम्स होते हैं। तो वो कौन सी एटीएम को कहलाए जाते हैं, ब्राउन लेवल एटीएम होते हैं। और ब्राउन लेवल एटीएम में कौन सा, ऑफ साइड एटीएम। ठीक है, दूसरे प्रकार के डिस्कस करते हैं। दूसरा कौन सा, दूसरा व्हाइट लेवल एटीएम। व्हाइट लेवल एटीएम होते हैं, मतलब ये वैसे एटीएम होते हैं जिनकी स्थापना जिसकी स्थापना कौन करते हैं, एनबीएफसी करते हैं। जैसे कि हितैषी वगैरह के एटीएम तो आप देख रहे होंगे, टाटा इंडिकैश का देख रहे हैं, तो वो क्या है, वो एनबीएफसी के द्वारा, कौन सा, टाटा इंडिकैश का। इन एटीएम का प्रयोग अलग अलग बैंक के ग्राहक कर सकते हैं, और जो अलग अलग बैंक के ग्राहक करेंगे तो ये कुछ फीस भी लेंगे, वो एनबीएफसी के लिए एक आय का स्रोत हो जाएगी, भाई एनबीएफसी उससे पैसा कमा लेगी। ठीक है, अभी भी आप देखते हैं ना कि एक मंथली में आप एक लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन किसी अदर बैंक के साथ कर लेते हैं, तो आपके पेमेंट काट लिया जाता है। तो बस वही चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, और तीसरा एटीएम कौन सा, तीसरा एटीएम है पिंक लेवल एटीएम। पिंक किसको पसंद होता है, पिंक पसंद होता है औरतों को, लड़कियों को, तो इसका प्रयोग भी उन्हीं के लिए किया जाएगा। तो मतलब ये वैसे एटीएम है जिनकी स्थापना मात्र महिलाओं के उपयोग के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और चौथा एटीएम कौन सा है, फोर्थ नंबर पे एटीएम ग्रीन लेवल। ग्रीन लेवल एटीएम, ग्रीन लेवल एटीएम कौन सा था, ये वैसे एटीएम है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। कौन से, एग्रीकल्चर। और अगर इसकी बात करते हैं फिफ्थ की, तो फिफ्थ लेवल एटीएम को होती है येलो। येलो किसके लिए होता है, कॉमर्शियल के लिए। येलो प्लेट भी तो गाड़ी की कॉमर्शियल के लिए यूज होती है, तो येलो एटीएम भी कॉमर्शियल के लिए, किसके लिए, ई कॉमर्स वगैरह के लिए। ई कॉमर्स के लिए किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग ऑनलाइन खरीद के उद्देश्य से होता है। और सिक्स लेवल का एटीएम कौन सा, हमारा सिक्स की बात करें तो सिक्स लेवल का एटीएम ऑरेंज। ऑरेंज लेवल एटीएम। ऑरेंज लेवल एटीएम में क्या होता है कि ये ऑनलाइन शेयर्स की, ये क्या काम करते हैं, ऑनलाइन शेयर्स की ऑनलाइन खरीद बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। पिंक लेवल एटीएम क्या कि वुमेन के लिए। तो हमने एटीएम्स देख लिए, ये इस तरह के एटीएम्स होते हैं। इसमें कुछ वीजा होते हैं, कुछ मास्टर कार्ड होते हैं, कुछ रुपए होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे किसी और दिन। ठीक है, एक और नया टॉपिक की बात कर लेते हैं, केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड होते क्या है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपने गांव में देखा होगा, जब एक किसान को लोन्स की जरूरत पड़ती है तो वो क्या काम करता है, वो केसीसी से लोन ले लेता है। केसीसी क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड में क्या है कि केसीसी की व्यवस्था 1998 में, 1998 में प्रारंभ किया गया था। इसके इसका उद्देश्य क्या था, किसानों को संस्थागत ऋण प्रणाली से जोड़ने का। किसकी समिति पे ये समिति बनी थी, एक आरबी गुप्ता। आरबी गुप्ता समिति के अनुशंसा पर किया गया था।
इस कार्यक्रम ने किसानों को महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए और उनके वित्तीय समावेशन के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। केसीसी के जरिए निम्नलिखित उद्देश्यों से ऋण प्रदान किया जाता है। कौन से उद्देश्य हैं इसको हम लिख लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक तो क्या कि फसल की बुवाई की जरूरतों के लिए, फसल की बुवाई से संबंधित लघु आवधिक जरूरतों के लिए। दूसरा कौन सा? दूसरा क्या कि कटाई के बाद के खर्चों के लिए, फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए। तीसरा क्या है? जो विपणन है तो मतलब मार्केटिंग है, तो बेचने के लिए जो जरूरत पड़ेगी। विपणन का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग के लिए। और तीसरा क्या कि कृषक परिवारों की के उपभोग आवश्यकताओं के लिए, उपभोग आवश्यकताओं के लिए। तीसरा क्या है कि कृषि से संबंधित गतिविधियों से जुड़ी परिसंपत्तियों के रख रखाव के लिए। और क्या कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों छोटे निवेश की जरूरत के लिए, छोटे निवेश की जरूरत के लिए। कहा किसमें? एग्रीकल्चर में। कभी कहीं और कर दो आप, तो उसके लिए नहीं है। तो इसी के साथ हमारी बैंकिंग सिस्टम होती है समाप्त। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे कल, तो छुट्टी है, परसों से हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो नया टॉपिक कौन सा होगा हमारा? वो नया टॉपिक होगा मनी मार्केट। कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा मनी मार्केट। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।